नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। और एक सवाल जो दिल्ली के नतीजे आने के बाद से सबके जहन में घूम रहा है, जिसमें पक्ष भी है और विपक्ष भी है कि भाई दिल्ली का सीएम आखिर होगा कौन। बीजेपी किसको दिल्ली के सिंहासन पर बैठाने जा रही है? क्या प्रवेश वर्मा को इनाम मिलेगा? जिस तरह से उन्होंने इतने बड़े जायंट किलर वो साबित हुए हैं केजरीवाल को हराकर, तो क्या उन्हें इनाम मिलेगा? वो मुख्यमंत्री बनेंगे, बाहरी जो क्षेत्र हैं उसमें दिल्ली बीजेपी ने अच्छा किया है तो वहां पर क्या उनका एक रिवॉर्ड के तौर पर मिल सकता है सीएम पद की कुर्सी, या फिर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली में बेहतर प्रदर्शन का इनाम मिल सकता है? क्या वो भी एक नाम हो सकते हैं? हालांकि कहा लगातार ये जा रहा था कि विधायकों के बीच में से ही कोई जो है विधायक दल का नेता निकलेगा, या फिर बीजेपी की किसी महिला उम्मीदवार पर दांव लगाने वाली है। दिल्ली में भी बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह कोई चौंकाने वाला नाम आगे कर सकती है। बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर भी चर्चा मुमकिन है। इस बैठक में जेपी नड्डा के साथ साथ बीजेपी महामंत्री भी शामिल होंगे। बैठक में बिहार के चुनाव पर भी चिंतन मंथन होगा। हमारे साथ भास्कर मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं और ज्यादा अपडेट के साथ इस मीटिंग पर वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। भास्कर, यूं तो बीजेपी हमेशा सरप्राइज पैकेज ही लेकर आती है और जब तक खबरें वो नहीं चाहते हैं बाहर नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी जो जाने वाले हैं भीतर मीटिंग के अंदर, वो क्या कुछ कह रहे हैं? अंदर से आपके सूत्र क्या कुछ अपडेट दे रहे हैं? और देखिए, आज की जो मीटिंग है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ महामंत्रियों की, वो मीटिंग बताया जा रहा है कि मुख्य तौर पे संगठन को लेके है, संगठन में होने वाले चुनाव को लेके है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बिहार में क्या करने की जरूरत है चुनाव से पहले, संगठन विस्तार पे पूरी तरह से केंद्रित है। लेकिन हाँ, अगर पार्टी के बड़े नेता मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से दिल्ली में जो एक बड़ी जीत हासिल हुई है तो उस पर चर्चा जरूर होगी, लेकिन चर्चा इस स्तर पे होगी कि परिणाम को कैसे और अच्छा किया जा सकता था, कहां पे गलती हुई, और अगर मार्जिन कहीं कम हुआ है तो उसमें क्या दिक्कत थी। तो इस तरह की बातों पे चर्चा हो सकती है। जहां तक सीएम के उम्मीदवार की बात है तो ये मान के चलें कि आखिरी सत्य यही होता है कि टॉप के जो लीडर हैं वो डिसाइड करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन हाँ, सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्रोबेबल्स में प्रवेश वर्मा का नाम सबसे ऊपर कह सकते हैं। उनके पास ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से उनको मना किया जाए, और तमाम संगठन के लोग भी मान रहे हैं कि वो इस रेस में आगे हैं। मेरी कुछ सीनियर लीडरशिप से बातचीत हुई, उसमें लगभग ये वो लोग मान के चल रहे हैं कि ये तय है। हालांकि आधिकारिक घोषणा जब तक नहीं हो जाती है भारतीय जनता पार्टी में तब तक कुछ भी तय नहीं माना जाता है, और यही वजह है कि कोई भी इस पे एक शब्द नहीं बोल रहा है। दूसरी बात, हाँ, ये जहन में जरूर है भारतीय जनता पार्टी की कि अगर महिला चेहरा दिया जाए तो रेखा गुप्ता एक बड़ा नाम है, संगठन से जुड़ी रही हैं, महिला मोर्चा का अध्यक्ष रही हैं, वो पार्षद रही हैं, उनके पास संगठन और सरकार दोनों का अनुभव है, अच्छी वक्ता है, और इस हिसाब से वो भी एक फेस हो सकती है। इसके साथ साथ विजेंद्र गुप्ता राजधानी दिल्ली में जब पार्टी बिल्कुल कम निचले स्तर पे थी तब भी वो विधानसभा में संघर्ष करते आए हैं, तो वो भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। और ऐसे तमाम ऑप्शन है, लेकिन ये कह सकते हैं कि अभी भी जो सबसे ज्यादा चर्चा है या जिस नाम को लेकर संगठन से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं वो प्रवेश वर्मा ही है। चलिए, तो पार्टी के चिंतन मंथन का दौर जारी है और पार्टी में भीतर क्या कुछ फैसला लिया जाएगा इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन सूत्र और अटकलों का बाजार भी वैसे ही गर्म है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया जी जुड़ चुके हैं और आशित किदवई जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इन दोनों से भी जान लेते हैं कि इनके सूत्र, इनका अनुभव क्या कुछ कह रहा है कि आखिर दिल्ली का सीएम कौन बनेगा। दीपक जी, आपने कह दिया था कि प्रवेश वर्मा टू गुड टू बी ट्रू है जब हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन भास्कर कह रहे हैं उनके पास यही अपडेट आ रहा है कि सारे कंटेंडर्स में वो सबसे आगे दौड़ रहे हैं। अब पिनाज, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा। प्रवेश वर्मा को क्यों ना बनाया जाए, इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। प्रवेश वर्मा के बारे में हर जगह टिक होता है, तो मेरे हिसाब से भी प्रवेश वर्मा एक बहुत बड़े कंटेंडर हैं। लेकिन जो दूसरा सवाल भारतीय जनता पार्टी सोचेगी, क्योंकि आने वाले समय देश में जाति जनगणना की राजनीति के लिए होगा, तो क्या कोई वो कास्ट न्यूट्रल सीएम दिल्ली में देना चाहती है? और मैं अभी भी बता दूं, जो लोग कह रहे हैं कि इसका नाम आगे है, इसका नाम पीछे है, इसका दावा भारतीय जनता पार्टी में तब तक नहीं किया जा सकता जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मन न बना ले। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जो समय समय पर अपनी कई सारी चीजों से लोगों, अपने कई सारे फैसलों से लोगों को चौंकाती है, क्या वो दिल्ली में ऐसा करती है? क्या वो ऐसा एक सीएम देती है जो जाति आधारित ना हो?
क्योंकि जाति जनगणना से आने वाले समय में उनका सामना करना है। बिहार में भी उसकी राजनीति काफी हद तक चलती है, हम जानते हैं। तो क्या कास्ट न्यूट्रल मुख्यमंत्री दिया जाएगा? और कास्ट न्यूट्रल मुख्यमंत्री में 3 फैक्टर होते हैं। ट्रिपल एम जो दिल्ली के अंदर काम करता है, एम से माइनॉरिटी, एम से मिडिल क्लास, एम से महिला। तो ये भी तमाम फैक्टर्स हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी देखेगी। अगर उनको जातिगत समीकरणों के आधार पर एक बड़ी जाति को साधने के लिए एक ऐसा सीएम चाहिए जिसने दिल्ली का चुनाव जिताने में बहुत मदद की, तो प्रवेश वर्मा नंबर 1 पे होते हैं। लेकिन अगर वो जाति के आधार पर न चुन के क्लास के आधार पर चुनते हैं तो मुझे लगता है कि बाकी लोगों का नाम उस वक्त खुलता है। वरना प्रवेश वर्मा मेरे हिसाब से भी नंबर 1 है। और मैं तो पिनाज आपके शो में यह भी कह चुका था कि चूंकि वो उनके ससुराल मध्य प्रदेश में है, मेरे गांव के टोटल बगल में है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा प्रवेश के टच में रहा नहीं हूं कभी भी, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि प्रवेश जीते, क्योंकि वो क्योंकि वो मेरे राज्य के दामाद है। चलिए, तो यहाँ पर राशिद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद जी, ये बताइए कि बीजेपी, आपको क्या लगता है कि नाम तय हो गया है, पर्ची पर नाम लिखा जा चुका है, बस अब पर्ची ऑफिशियली खोल के पढ़ने का इंतजार है, जिसके लिए पूरी कवायद चल रही है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है पूरी तैयारी हो चुकी है। वैसे तैयारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पारदर्शिता होनी चाहिए थी। सेंट्रल ऑब्जर्वर भेजे जाने चाहिए थे, विधायकों की राय ले जानी। नहीं, वो तो होगा, वो होगा 17-18 को। नहीं, वो तो एक फॉर्मेलिटी के लिए। आप जो कह रही है कि नाम तय हो गया, तो फिर उस सब कवायद का कोई मतलब नहीं है। ये तो देखिए कांग्रेसीकरण टाइप हो रहा है, जैसे कांग्रेस में पहले होता था। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि कांग्रेस का उसका अंजाम या उसका हशर क्या हुआ कांग्रेस में, जिस तरह के जो मुख्यमंत्री चुने जा रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि आज इस तरीके का आलोचना करने का अवसर नहीं है। भाजपा चुनाव जीती है और उसको अपने मुख्यमंत्री बनाने का एक पूरा हक है। मुख्यमंत्री कैसा हो, देखिए पिनाज, देखिए दिल्ली में जो मुख्यमंत्री होता है वो लंबी पारी खेलता है। जैसे आपने देखा शीला दीक्षित की 3 पारियां हुई, अरविंद केजरीवाल भी 2 पारी खेली। तो कोई भाजपा को ऐसा आदमी रखना पड़ेगा, मजबूत आदमी, जो कि आज नहीं बल्कि अगले 10 साल तक भाजपा की दिल्ली में पकड़ और मजबूती रखे कि भाजपा सत्ता से वंचित ना हो। और उसमें जैसा दीपक कह रहे थे कि प्रवेश वर्मा भी कई जो है बॉक्सेस जो है उसको टिक करते हैं, उनका वो है। लेकिन भाजपा मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे कैलकुलेशन करती है। हम लोग जो है उसको सिर्फ केवल जस्टिफाई करने का माध्यम होते हैं। नाम आएगा तो हम उसके लिए तर्क बता देंगे कि ये तर्क था, ये तर्क था, ये तर्क था। लेकिन निर्णय वो शीर्ष नेतृत्व का है। और वो क्योंकि बहुत अपनी जीत को या अपने राजनीतिक कद को लेके बहुत ज्यादा आश्वस्त है, तो किसी को भी बना देंगे उसको। हम मतलब मीडिया के लोग जो है हम उसका जस्टिफिकेशन करते फिरेंगे। बिल्कुल, पहले शायद ये नाम मोहन जी, भजनलाल जी, ये सब नाम जो है वो कहीं लोगों ने सुने नहीं थे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके ये नाम जो है जब सामने आए, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हमने देखा है, तो कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला नाम भी दिल्ली में भी आ सकता है कि नहीं? दीपक जी, एक लगातार सवाल ये उठता है कि भाई अरविंद केजरीवाल का जो कद था, स्टेचर था, उससे कंपैरिजन कहीं ना कहीं ड्रॉज होंगे जो भी नया नाम निकल कर आएगा। तो उस फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाएगा क्या? बिल्कुल, इस फैक्टर को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या सिर्फ इसी फैक्टर के आधार पर होगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जब पद मिलता है तो कद तो अपने आप बढ़ने लगता है। और भारतीय जनता पार्टी के पास ये तमाम मैकेनिज्म भी मौजूद है कि वो जिसको भी पद दें उसका कद बढ़ा सकते हैं। हालांकि मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल अभी सत्ता से बाहर हुए हैं, राजनीति से तो बाहर नहीं हुए हैं। भले से ही वो विधानसभा चुनाव हार गए हों, लेकिन जो उनकी एग्रेसिव और लड़ाकू राजनीति है वो दिल्ली के अंदर वो जारी रखेंगे। 5 साल तक उनकी पार्टी, आज भी देखिए, रोज हारने के बाद भी आतिशी हर दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कोई नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है। कभी बिजली पर बात करती है, कभी पानी पर बात करती है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की टक्कर वाला कोई आदमी जो है, या उस नैरेटिव को तीखा मुकाबला करने वाला कोई इंसान होना चाहिए। उस लिहाज से मुझे प्रवेश वर्मा दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रवेश वर्मा ने सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही नहीं हराया है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हारेंगे इसका माहौल बनाने में भी प्रवेश वर्मा का एक बेहद अहम योगदान है। जी, एक और नाम हमें डिस्कस करना होगा जो अब तक के सबसे सीनियर दिल्ली की विधानसभा में विधायक होने जा रहे हैं, मोहन सिंह बिष्ट जी, जो मुस्तफाबाद जैसी सीट से हारे हैं। हमारे साथ इस वक्त नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी इस वक्त जुड़ भी चुके हैं। मोहन सिंह बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, ठीक है, मुझे मालूम है ये बात तो कि जो फैसला आलाकमान लेगा वो आपको मंजूर होगा और आप अनुशासनात्मक कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, ये दोनों जवाब मुझे मालूम है। पर ये तो बता दीजिए, मन क्या कह रहा है? सीएम की कुर्सी पाने का मन है आपका?
नहीं, कमल का फूल होगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा और मेरी पार्टी जो आदेश करेगी वही होगा। नहीं तो आपको कोई आदेश मिला है ऐसा? आपकी मुलाकात भी हुई थी? कोई आदेश नहीं, मेरे पे तो आशीर्वाद, यदि पार्टी नहीं, मेरी मुलाकात निश्चित रूप से एक दो जगह तो हुई, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं हुआ, वैसे ही एक दो जगह में मिला था। लेकिन आपकी दावेदारी मजबूत बताई जा रही है कि भाई आप सीनियर मोस्ट विधायक हैं, बीजेपी में संगठन से भी जुड़े रहे हैं और शुरुआत से ही आप आरएसएस संगठन बीजेपी के करीबी रहे हैं, तो आपको एक अच्छा कंटेंडर तमाम विश्लेषक मान रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी दावेदारी तो कम से कम मजबूत है? नहीं, दावेदारी करना एक अलग बात है, लेकिन होना ये नेतृत्व का काम है। और निश्चित रूप से मैं 1998 से लगातार विधायक रहा। मैं जिस एरिया से इस बार चुनाव लड़ा वहाँ भी मैं 10 साल एमएलए रहा। मैं संघ का स्वयंसेवक होने का मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये बहुत सी चीज़ें हुई हैं, लेकिन मेरी पार्टी जो तय करेगी वही मेरे लिए सिरोधार होगा। तो क्वालिटीज तो आपने गिनवा दी हैं अपनी कि कितने आप खास हैं और क्या कुछ आपने अचीव किया है, लेकिन मोहन सिंह बिष्ट जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आप सीनियर मोस्ट हैं, लगातार 6ठी बार आप विधायक चुनकर आ रहे हैं, तो ऐसे में स्पीकर का एक पद है वो भी आपके लिए कंसिडर किया जा सकता है। इस खबर में क्या सच्चाई? नहीं, ये तो मैं कह नहीं सकता पार्टी किसको कौन सा पद देगी या नहीं देगी, लेकिन जो जिम्मेवारी मुझे मिलेगी मैं उस जिम्मेवारी को बेखूबी से निभाने का प्रयास करूंगा। मोहन सिंह बिष्ट जी, आपकी राय भी ली जाएगी। चलिए, आप अपनी दावेदारी पे तो खुल के कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपकी राय निश्चित तौर पर ली जाएगी। विधायक यहाँ विधायक दल अपना नेता खुद चुनेगा, आला कमान की मर्जी के साथ में उस चॉइस को मिलाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछूं, आपको दिल्ली में कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? महिला मुख्यमंत्री आप पैरवी करते हैं दिल्ली के लिए? निश्चित रूप से महिला हो या पुरुष वर्ग से हो, दिल्ली के अंदर जिस विपरीत परिस्थितियों के बाद 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार बनी है, ये कांटों का ताज तो जरूर है। बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी होनी है जो एग्रेसिवली हमको इसमें काम करना होगा। नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, मेरे अमित शाह जी का जो कहना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसको लेकर के पार्टी की साख के साथ दिल्ली के अंदर एक ऐसी छाप छोड़नी पड़ेगी जिससे वास्तव में दिल्ली के लोगों को लगे कि भले ही हमने देरी कर दी 27 साल तक बीजेपी को इस सीट पर पहुंचाने के लिए, हम उसमें काम करके दिखाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मोहन सिंह जी, आप तो निश्चित तौर पे अपने नाम की दावेदारी तो नहीं पेश कर सकते हैं और आपने कहा कि जो पार्टी कहेगी वही हम मानेंगे, लेकिन आपकी कोई निजी चॉइसेस हैं 3 4 5 कि भाई ये नाम जो है मेरी तरफ से अगर पूछे जाएं तो अपना हटा के चलिए, आप मत अपना नाम खुद नहीं ले सकते, वो हम जोड़ देंगे। कोई आपकी खुद की चॉइसेस हैं कुछ जो आप आला कमान को देंगे कि भाई ये हमारी चॉइसेस हैं? नहीं, मेरे से भी बहुत योग्य होंगे जिन्होंने अनेक अनेक जगहों पे चुनाव लड़ा होगा। पार्टी जिसका नाम देगी उसका मेरा कोई विरोध नहीं। मेरे लिए तो 48 के 47 लोग मेरे से अलावा, ये सब मेरे से भी अच्छी क्वालिटी होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए, तो वैसे मन की इच्छा बताना चाहेंगे आप, या नेता को वो भी अलाउड नहीं होता है? सपने तो सब देखते हैं ना। नहीं, अलाउड होना कोई नहीं। हाँ। ना, मेरी पार्टी ने जिस प्रकार से मुझे ऐसी सीट पे लड़ाया तो पार्टी का आदेश था ना जी, नहीं, आदेश से आप थोड़ी देर खफा भी हुए थे। देखिए, देखा होगा कि इस सीट को नहीं मोहन सिंह बिष्ट जी, आप थोड़े खफा भी हुए थे, आप भावी भी हुए थे, फिर पार्टी ने आपको मनाया, बुलाया और आपने एक ऐसी सीट जो मुस्लिम बाहुल सीट थी वहां पर कमल खिला दिया, तो बड़ी कामयाबी तो आपने हासिल की है। नहीं, देखिए, नाराज होना स्वाभाविक है। जहां मेरा 25 साल का रिश्ता हो, लोगों से मेरे अपने पारिवारिक संबंध बन गए होंगे, तो निश्चित रूप से नाराजगी स्वाभाविक है।
फिर बहुत सी ऐसी परिस्थितियां थी, भाई किसी न किसी को तो चुनाव वहाँ लड़ना था। मेरी पार्टी ने मुझ में कुछ देखा होगा, योग्यता समझी होगी, इसीलिए तो मुझे उस सीट से उतारा गया ना। ठीक और है। निश्चित रूप से हमारे साथ भारतीय दो जनता वरिष्ठ पार्टी का पत्रकार कमल राशिद जो किदवई खिला जी है, वो वहाँ की जनता जनार्दन और दीपक चौरसिया जी जुड़े हुए हैं। आप तो अपनी दावेदारी नहीं पेश करेंगे, लेकिन ये दोनों आपकी दावेदारी को कितना मजबूत मान रहे हैं, जरा इनसे ही पूछ लेते हैं। राशिद जी, देखिए, आपने उनको बड़ा बिज साहब को फंसाने की कोशिश करी। फंसाने के मतलब बहुत सारे आपने उनसे चुपते हुए सवाल पूछे और वो बहुत ही सफाई से और बहुत ही बढ़िया तरीके से वो उसके आपके तो कम से कम इम्तिहान में वो पास हो गए। हम तो देखिए एक स्थिति में उनको केवल शुभकामनाएं दे सकते हैं। और जैसा उन्होंने कहा, देखिए पार्टी से जुड़े हुए हैं और पार्टी के पूरा उनका योगदान है और वो एक सिपह सालार है। अगर उनको मौका मिले तो बहुत दिल्ली राज्य के लिए बहुत अच्छा होगा। उनकी साफ सुथरी इमेज है और अब जब वो विधायक बने हैं तो वो पूरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी तमाम मतदाता हैं सबका वो ध्यान रखेंगे और सबके भले का काम करेंगे। ये उनका एक काम करने का तरीका है। तो हम तो देखिए, हमारी दावेदारी हो तो वो मोहन सिंह बिष्ट जी हो जाएं तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी। दीपक जी, मोहन सिंह जी की भी एक दावेदारी जो है प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। अगर अमित शाह जी से मुलाकात हुई थी, वो चुनिंदा विधायकों की हुई थी, उनमें से एक बिष्ट जी भी थे। बिल्कुल, मोहन सिंह बिष्ट ने हर चुनाव के अंदर 1998 से लेकर अब तक कमाल किया है। 6 बार के विधायक होना कोई सामान्य बात नहीं है। दिल्ली में जहां पर भारतीय जनता पार्टी 3 चुनाव में बिल्कुल साफ हो गई थी, तो इसको हमको ध्यान रखना चाहिए, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। निसंदेह मोहन सिंह बिष्ट जी न केवल आरएसएस से जुड़े हुए हैं, नीचे से ऊपर तक आए हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। दावेदारी उनकी निश्चित है। मैं इतना बता सकता हूं, जिन 48 में से 9 विधायकों के नाम शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, उनमें से मोहन सिंह बिष्ट जी टॉप में आते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि एक कुर्सी तो उनकी पक्की है इस विधानसभा के अंदर, वो चाहे स्पीकर की हो, वो चाहे मंत्री की हो, वो चाहे मुख्यमंत्री की हो, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मोहन सिंह जी, तो हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि इनाम तो आपको इस कामयाबी का मिलेगा ही। जी, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने मित्रों का। निश्चित रूप से प्रेस का काम है नीचे ज़मीन में जा कर के ज़मीन की वास्तविकता को ला करके आम जनमानस तक ले जाना और लोगों तक बताना। ये प्रेस के माध्यम से ही हो सकता है, दूसरा कोई इसको नहीं कर सकता। मैं एक छोटा सा साधारण कार्यकर्ता से लेकर के आज मुझे विधायक बनने का 6ठी बार सौभाग्य प्राप्त किया है। कहीं न कहीं तो मीडिया का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। जनता जनार्दन का तो है ही, लेकिन मीडिया का इसी से कम नहीं है। मीडिया भी वास्तविकता को जानती है, कौन सा व्यक्ति चुनाव जीत सकता है, कौन सा क्या। मैं तो उस समय भी मुझे याद है 98 में जब प्याज की हवा चल रही थी, शीला जी की सरकार बन रही थी, लोग गले के अंदर प्याजों की माला लेकर के दौड़ रहे थे, तो उस समय भी मुझे काम करने का मौका मिला। बहुत से समय मुझे इस प्रकार से काम करने का मौका मिला। मेरा एक समय वो भी था जब करावल नगर विधानसभा में मैं आया, चुन करके आया, तो शीला जी की सरकार थी। शीला जी की सरकार ने, इनके एमएलए मिनिस्टर ने सारे मेरे काम रोक दिए थे। तो मैं भैंसा बुग्गी लेकर के जब विधानसभा का मैंने उस समय में गेट तोड़ दिया था, लेकिन मैंने एक चीज़ उस समय देखी कि राजनीति इतनी गिरी हुई नहीं है, लेकिन आज की परिस्थिति में जिस प्रकार केजरीवाल साहब ने राजनीति को इतना गंदा कर दिया डेवलपमेंट के नाम से, हमें हर जगह हमारी उपेक्षा की गई, ये राजनीति के अंदर नहीं होना चाहिए। उनके दल को भी वोट मिला है, हमारी दल को भी वोट मिला है, लेकिन कम से कम एरिया के लोगों के साथ इस प्रकार की पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। मोहन सिंह बिष्ट जी, आपने जिस उपेक्षा की बात की, 3 संख्या थी, फिर 8 संख्या थी, तो संख्या बल में भी कम थे और वो कार्रवाई में भी नजर आता था। आवाज जो है वो कहाँ सुनाई पड़ती थी। तो अब आपको लगता है कि यही तरीका, यही विंडिक्टिव पॉलिटिक्स आपके खेमे से भी नजर आएगी, या आप बड़प्पन दिखाएंगे, बड़ा दल दिखाएंगे? बिल्कुल बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जब पेड़ पे फल लगते हैं तो झुकने की आदत डालनी चाहिए और उस बात को स्वीकार करना चाहिए।
ये इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए कि साहब हम दिल्ली के बेसा बादशाह हैं, दिल्ली में हमारे से कोई बड़ा नहीं है। इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण भी नहीं होना चाहिए। घमंड नाम की चीज़ व्यक्ति के अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, विधानसभा, जिस विधानसभा में सत्र नहीं होते थे, पूरे साल के अंदर 8 दिनों का सत्र होता था, उसमें न आप विधानसभा क्षेत्रों के बारे में, न अपनी विधानसभाओं के बारे में चर्चा कर सकते थे, न अपने प्रश्नों को उठा सकते थे। इस प्रकार की सरकार मैंने ज़िंदगी में इस केजरीवाल साहब की देखी, इससे नहीं। और यहाँ तक कि अधिकारियों को जिस प्रकार से ह्यूमिलेट किया गया, और अधिकारी गैलरी में अधिकारी आने से डरते थे, और एक बहुत बड़ी भयंकर स्थिति थी। मैं दिल्ली की जनता का नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। उन्होंने दिल्ली की वास्तविक आवाज़ को पहचान करके भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद दिया, निश्चित रूप से उसके लिए तो हम उनके आभारी रहेंगे। हम एक सुंदर दिल्ली बना करके दिखाएंगे, विकासशील दिल्ली बना के दिखाएंगे, चाहे वो किसी भी की समस्या हो उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, अच्छा ये बताइए, अब आपने कहा कि ठीक है आपको मैंडेट भी मिल गया है, आप काम भी करेंगे, पार्टी जो फैसला लेगी उसे मानेंगे भी, लेकिन मैं आपकी चॉइसेस पूछूं, रेखा गुप्ता जी, शिखा राय जी, पूनम शर्मा जी, इन तीनों में से आपकी चॉइस कौन सी हो सकती है? कोई भी बने इन तीनों में से, वो भारतीय जनता नहीं, चॉइस तो बतानी पड़ेगी, जब विधायक दल की बैठक होगी तब भी तो बतानी पड़ेगी ना, इसीलिए हमने कहा कि कुछ घेरने की कोशिश कर रहे हो, घेर नहीं पा रहे, वो भी अरे इतने अनुभवी है, कहाँ से घेरेंगे? हम तो सोच रहे हैं कि चलिए थोड़ी बहुत चॉइसेस ही आ जाए तो हमें भी पता चले कि शॉर्टलिस्ट में से कौन से नाम सबसे आगे चल रहे हैं। नहीं, ये मैं कह नहीं सकता। हाँ। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि बहनों में से होगा तब भी मेरा कमल होगा, मेरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। अच्छा, जब आपका टिकट कटा था और फिर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था, चलिए तब तो आप नाराज भी हुए थे, भावुक भी हुए थे। इस बार अगर कुर्सी छोटी बड़ी रह गई तो सब ठीक रहेगा ना? बिल्कुल, मेरे को पार्टी चाहे दे ना दे, मेरे को सम्मानित करे ना करे, मैं उस एरिया से जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, जिनके आशीर्वाद से मैं जीत के आया हूँ, निश्चित रूप से उन सब लोगों का मैं सम्मान करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मोहन सिंह जी, एक मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि वो जो सवाल मैं लगातार घुमा के हर तरह से पूछ रहे हैं उस पर तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, आखिर इतने अनुभवी नेता जो हैं, तो ये बता दीजिए कि मुस्तफाबाद की सीट अब तो आपने जीत ली है और अच्छे खासे मार्जिन से जीत ली है, क्या रणनीति बनाई थी आपने कि बांटो और फिर अपनी जीत सुनिश्चित करो? इधर के खेमे में जो नारा लगता है एक है तो सेफ है, तो आपने उधर उसको उल्टा लगा दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं लगाया, जनता जनार्दन ने किया। जनता ने उन कष्टों को भी देखा था, जो उस दंगों को भी देखा था, वहाँ के विकास को भी देखा था। 2008 के बाद वहाँ डेवलपमेंट के लिए लोग तरस रहे थे, उस बात को लोगों ने देखा। मैं आपसे एक नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, अभी मुझे जीते हुए थोड़े दिन हुए हैं, यदि आप वहाँ सर्वे कर लेंगे ना, जिस पानी की वजह से इन्होंने उनका गला सुखा दिया है, आज वहाँ एरिया में जाके देखें, वही विधानसभा है, वही पानी है, आज सब जगह गंगा जल आना चालू हो गया है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से, एक राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ। चलिए, तो दिल्ली और बेहतर हुई, इसीलिए दिल्ली ने सत्ता परिवर्तन किया है और आप लोगों को चुना है, और 27 साल का आपका वनवास भी खत्म हो रहा है, तो कुछ बेहतर हो दिल्ली में, ये दिल्ली चाहती है। रविंद्र सिंह नेगी जी, बीजेपी विधायक परफरगंज से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रविंद्र सिंह नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। सब जगह एक ही सवाल है, तो इसलिए उसी सवाल से मुझे भी शुरुआत करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हम अभी मोहन सिंह बिष्ट जी से बात कर रहे थे, क्या लगता है आपको सीएम की रेस में ये टॉप 5 कंटेंडर्स में चल रहे हैं? आपकी पहली पसंद है? नहीं, मैं किसी भी रेस में नहीं हूँ। नहीं, आप मोहन सिंह बिष्ट जी की बात कर रहे हो। मैं विधायक बना हूँ। हाँ। और नहीं, हमारे शीर्ष नेता हैं और हमारे शीर्ष नेता 6 बार के विधायक हैं। पार्टी जो डिसाइड करेगी, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा,
उसी में से कोई ना कोई सीएम जरूर बनेगा। 48 लोग जो जीत कर आए हैं, मुझे लगता है उसमें बहुत सारे लोग, अनुभवी लोग हैं जो जीत कर आए। मुझे लगता है जो शीर्ष नेतृत्व जिसको डिसाइड करेगा उसको सर्वमान्य माना जाएगा। आप लोगों की पसंद भी तो पूछी जाएगी ना, तो आपकी पसंद में बिश जी फिट बैठते हैं कि नहीं? नहीं, वो तो विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल का नेता उसमें चुना जाएगा। और जिसको विधायक दल का नेता चुना जाएगा उसको, मैंने फिर कहा आपको कि हमारी पार्टी में 48 लोग जीत कर आए हैं और उसमें बहुत सारे लोग, अनुभवी लोग हैं। कोई 5 बार का जीता है, कोई 6 बार का जीता हुआ है। जो भी पार्टी को लगेगा, जिसको भी पार्टी जिसको पार्टी डिसाइड करेगी, मुझे लगता है उसी को वही सीएम बनेंगे। तो क्या दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री भी मिल सकता है इस बार? पार्टी तो डिसाइड करेगी, मैं आपकी पसंद पूछ रही हूँ। आप विधायक है ना, आपकी पसंद, निजी पसंद नहीं कोई काम आएगी मतलब आज? नहीं, मेरी पसंद तो वही है कि कोई जिसको शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा वो हमारी पसंद रहेगी। क्योंकि आज हम चुनाव जीते हैं तो माननीय मोदी जी की नीतियों से चुनाव जीते हैं, और देश में, दिल्ली में आज जो चुनाव डबल इंजन की सरकार बनी है, इसमें बहुत बड़ा रोल अगर देखा जाए ना, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का रोल है, और जिसकी वजह से हर विधायक जीत कर आया है। अच्छा, ये बताइए कि जब नेता चुना जाएगा, आप क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह का नेता अपना दिल्ली के सीएम का चेहरा कैसा आप चाहते हैं कि भाई कैसा हो? ये भाई जात पात का ध्यान रखा जाए, उन फैक्टर्स को कैलकुलेट किया? नहीं, मैं आपसे नाम नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि क्वालिटीज क्या चाहते हैं भाई। क्यों कुछ लोग कह रहे हैं बिहार के चुनावों का ख्याल रखते हुए चेहरा भी आ सकता है। सर्व समाज में नहीं, इसमें सर्व समाज में स्वीकृति, जिसकी स्वीकृति हो, मुझे लगता है कि हमें जो ऊपर के नेता करते हैं, शीर्ष नेतृत्व, वो अच्छा करते हैं। वो सब सारे आकलन करके चुनते हैं, और वही होगा। आप देखना, जो भी चेहरा आएगा वो ऐसा चेहरा आएगा जो आप लोग स्वयं कहेंगे कि ये मुख्यमंत्री ठीक बने दिल्ली के। ठीक, हाँ, तो वो तो ऑप्शन ही नहीं होती है, मतलब वो आपको भी वही कहना है। और भाई आप जीते हैं चुनाव, तो जो आपकी पार्टी की पसंद, विधायकों की पसंद, हमें तो खबर देनी है। दीपक जी, यहाँ पर खबर तो दोनों ही नेता जो हैं नहीं निकाल रहे हो। यही बीजेपी की सबसे बड़ी अगर कहें कि कामयाबी भी होती है, एकदम अनुशासनात्मक रहते हैं सारे सिपाही, सारे कार्यकर्ता। तो आप कैसे भी पूछ लीजिए, कोई जवाब नहीं निकल कर आएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि फिलहाल जो तमाम खबरों के बीच में जो आपने कहा 9 शॉर्टलिस्ट हैं, उनमें से आपके कुछ टॉप 5 हैं? मैं 9 के नाम ले देता हूं, बहुत संक्षेप में ये तमाम नाम ले दूंगा। दरअसल 48 विधायक हैं। 48 में पहले 15 के नामों पर मंथन हुआ। मेरी जो जानकारी है, दिल्ली में जो कुल पद हैं, डिप्टी स्पीकर बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, स्पीकर का एक पद है और मुख्यमंत्री के अलावा 6 मंत्रियों के पद है। तो अगर डिप्टी स्पीकर भी इसमें जोड़ लिया जाए तो टोटल 9 पद हो जाते हैं। तो टॉप के 9 लोग कौन हैं? इसमें से 1-2 बदल सकते हैं। महिलाओं में 2 प्रमुख नाम है, रेखा गुप्ता का और शिखा राय का। बाकी के 2 नाम मैं नहीं मानता कि उनका नाम कोई चर्चा में है। इसके अलावा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के तौर पर 2 नाम है, विजेंद्र गुप्ता का और इसके अलावा सतीश उपाध्याय का। उत्तराखंड के 2 नाम है, जिसमें रवि नेगी हैं, बिष्ट साहब है, मोहन सिंह बिष्ट हैं, ये 2 नाम हो गए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत पुराने नेता हैं जो संगठन में महासचिव रहे, कई पदों पर रहे, उनका नाम पवन शर्मा है, वो उत्तम नगर से विधायक बने हैं। इसके अलावा एक नाम जो सब ले रहे हैं वो परवेश वर्मा जी का है, और मैं कह रहा हूं कि वो नाम जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कौन है? विजेंद्र गुप्ता, रवि नेगी का एक नाम है, मोहन सिंह बिष्ट का नाम है, पवन शर्मा जी का नाम है। इसके अलावा जो एक और प्रमुख नाम है वो है आशीष सूद का, जनकपुरी से जो एमएलए हैं, और वो भी भारतीय जनता पार्टी संगठन के एक पुराने चेहरे हैं। ये तमाम लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और संगठन के अंदर रचे बसे हैं, और इन 9 में से जो है वो एक नाम फाइनल होना चाहिए। मेरी समझ ये बताती है, मेरी जानकारी ये बताती है। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी में प्रेडिक्शन करना लोगों ने कई साल पहले ही सोच लिया। रविंद्र सिंह नेगी जी, ये लिस्ट जो दीपक जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया जी ने जो 9 शॉर्टलिस्टेड लिस्ट, आपने भी सुनी होगी, लिस्ट तो ठीक है ना? ये इनकी अपनी निजी राय होगी। अभी पार्टी की तरफ से तो कोई भी चीज आई नहीं है। नहीं, आपको लिस्ट ठीक लग रही है? निजी राय तो ठीक है होगी, लेकिन आपको लिस्ट ठीक लग रही है? कोई नाम घटाना जोड़ना चाहेंगे आप? नहीं, मैंने फिर कहा आपको, 48 लोग जो जीत कर आए हैं, सब एक से बढ़कर एक है। और मुझे लगता है कि जो लिस्ट ऊपर वाले डिसाइड करेंगे वही लिस्ट निकलेगी। अभी जो भी लिस्टें आ रही है उनमें कोई, मुझे लगता नहीं कोई ऐसा इस तरह की कोई मीटिंग, अभी तक तो कोई मीटिंग ही नहीं हुई ऊपर के नेताओं की,
और कोई चीज निकल के नहीं आई, अभी तो ये चीजें चल रही हैं और मुझे लगता है जो ऊपर के लोग अब इतना वक्त जिन हो गया नामों को, नेगी जी, स्वीकृत हफ्ता करेंगे, भर से ज्यादा वो का नाम वक्त हो आपके गया, सामने 1-2 दिन में आ खबरें तो जाएंगे आएंगी ही और नई नई लिस्ट भी आती रहेंगी। मोहन सिंह बिष्ट जी, लिस्ट में कोई नाम नहीं, वो तो घटाना खबरें या तो जोड़ना है? अब खबरें तो चैनल वाले नहीं, मैं कह रहा हूँ खबरें तो चैनल वाले चलाएंगे, अगर खबरें चैनल वाले नहीं चलाएंगे तो चैनल कैसे चलेंगे? तो मैं इतना ही कहूंगा कि अभी हमें इंतजार करना चाहिए एक अच्छा मुख्यमंत्री और एक अच्छा चलिए इंतजार सब लोग कर रहे हैं। पीएम लौट आए विदेश दौरे से, तो अब कुछ ही कहीं वक्त का इंतजार और बाकी है। बिष्ट साहब, एक छोटा सा रिएक्शन इस लिस्ट पर। निश्चित रूप से पार्टी का ने तय किया होगा, जिसको मुख्यमंत्री चाह रहे होंगे या लिस्ट में जिनके नाम होंगे, निश्चित रूप मेरे को लगता है शायद इन्हीं में से कोई ना कोई होगा, ये मुझे विश्वास है। राशिद जी, वैसे तो प्रेडिक्शन बीजेपी में जैसे दीपक जी कह रहे हैं सभी लोगों ने बहुत पहले छोड़ दिया क्योंकि एक सरप्राइजिंग नाम आता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई टॉप 3 या टॉप 4 आपके फेवरेट्स या आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे गेस हैं? देखिए पहला देखिए दो बातें हैं। एक तो जो हमारे दो यहाँ वरिष्ठ विधायक जिनसे हमारी चर्चा हुई, आप देखिए कि वो कितनी संजीदगी से, कितने खुले दिल से, खुले मन से पार्टी को तमाम श्रेय दे रहे हैं, नेतृत्व के प्रति पूरी निष्ठा, आस्था है। मुझे लगता है भाजपा की ये एक बहुत बड़ी एक ताकत है क्योंकि उनके विधायक जो हैं या सीनियर लीडर है जिनका क्लेम बनता है। आज अगर कोई दूसरा दल होता तो वो अपनी दावेदारी अपने विधायकों के साथ में परेड कर रहे होते, दबाव की राजनीति होती, लेकिन भाजपा में ऐसा कुछ नहीं होता और यही उसका मुझे लगता है पिछले 10-12 साल में जो उसकी राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़ी ग्राफ बढ़ा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि उसके जो लोग हैं उनको पूरी एक समर्पण की भावना है और कोई आदमी, व्यक्ति, महत्वाकांक्षा ये जो है ये पीछे हट गई है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब आता है पिनाज आपके सवाल की क्या क्राइटेरिया क्या है? क्या जाइंट किलर कि किसी ने जाइंट किलर को हराया, बड़े नेता को, जिसने केजरीवाल को हराया, जिसने मनीष सिसोदिया को हराया, जिसने एक अच्छी लड़ाई लड़ी, क्या उसको करना है? वरिष्ठता का आधार होगा तो पैमाना क्या होगा? क्या जाति समीकरण है जिसके दीपक जिसका जिक्र कर रहे थे? ये नेतृत्व एक पूरा तय करा। मेरा अपना आकलन ये है कि वो ऐसे व्यक्ति को लाएंगे कि जो व्यक्ति एक लंबे समय तक दिल्ली में भाजपा की साख और भाजपा की ताकत कायम कर सके, जैसे शीला दीक्षित का दौर हुआ था और अरविंद केजरीवाल का दौर हुआ। ठीक है, वो एक ऐसा चेहरा देंगे जो एक दिल्ली को प्रोग्रेसिव और मेट्रो इमेज को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सके। और एक और चीज पे हमें नहीं भूलना चाहिए, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं तो एक उसके साथ एक तालमेल भी चाहिए होगा व्यवहारिक। अब क्यों होगा? अब तो सब कुछ अपना ही है। देखिए सत्ता के विधायक बैठे हैं, देखिए विधायक बताइए, देखिए हमेशा जो होता है कोई भी जब सत्ता में आते हैं तो एक होता है क्योंकि जो जीता हुआ आदमी आता है और उस पर कोई जो दूसरा आदमी होगा तो उससे कहीं ना कहीं हो सकता है सुर्खियां ना बने, लेकिन एक टकराव का एक संभावना रहती है। चलिए, तो तब तक गेसिंग गेम भी जो है वो चलता ही रहेगा और आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहन सिंह बिष्ट जी, रविंद्र नेगी जी, आपको ऑल द बेस्ट। कौन सी कुर्सी आप लोगों के खाते में आती है हम इंतजार रहेगा।